नाजरीन आदाब, मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का ये ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम। नाजरीन, सेहत और बीमारी का रिश्ता चोली दामन की तरह होता है, यानी कभी सेहत तो कभी बीमारी। हम लाख कोशिश तो कर लें, लेकिन एहतियात बरत लें, मगर कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी के शिकार हो ही जाते हैं। इसके कई वजह हो सकती हैं, जैसे हमारा लाइफ स्टाइल, खाने पीने में लापरवाही, पॉल्यूशन, मिलावट से भरी खाने पीने की चीज़ें और सबसे बड़ी वजह ख़तरनाक किस्म के वो वायरस जो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हवा में पनप रहे हैं। ये हमारे ऐसे नादीदा दुश्मन हैं जिनसे बचना मुश्किल तो है ही, मगर इसका भी कोई ना कोई उपाय ज़रूर होगा। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे, इन छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए हम क्या एहतियात करें। और इस गुफ्तगू में हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउल्लाह साहिब। आप इंटरनल मेडिसिन और केयर हॉस्पिटल मलकपेट में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहिब, मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, आजकल बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग काफ़ी इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो ये इस मौसम में अक्सर इस तरह की बीमारियां क्यों आती हैं और क्या इसकी वजूहात हो सकते हैं? आमतौर पे आजकल जो बुखारें देखी जा रही हैं वो मोस्टली 90% बीमारियां जो है वायरस की वजह से हैं जी। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं, बट जो कॉमनली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वायरस देखते हैं, एक है डेंगू का बुखार। डेंगू का बुखार इस वास्ते भी अहम है कि डेंगू के बुखार कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है जी। इसलिए जानलेवा हो सकता है कि उसके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स बोलते हैं उसे, सफ़ेद खून के सेल्स हैं, बिल्कुल वो सडनली जो है कम हो जाएंगे। नॉर्मली उसका काउंट जो है 1.5 लाख से लेके 4 या 5 लाख तक रहता, कभी कभी इतने कम हो जाते हैं 10,000 20,000, जिसकी वजह से सडन ब्लीडिंग का मसला हो सकता है, दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ब्लीडिंग हो सकती है। इसकी वजह से जो है अपने को सीरियस कंडीशन में पेशेंट जाके उसकी मौत भी हो सकती है, एक। और नंबर 2, सडन बीपी कम हो जाता है इस जो डेंगू के बुखार में जी। तो ये डेंगू के बुखार में 2 चीज़ें हैं जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। ओके। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम और प्लेटलेट कम होना 2 चीज़ें हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो बोलते हैं, ये बहुत डेंजरस हैं। इस वास्ते कि अगर छोटे से बुखार को भी हम नेग्लेक्ट मत करिए आप, इवन क्योंकि अगर आप छोटा सा टेस्ट है जैसे कंप्लीट ब्लड पिक्चर है जिसमें आपको प्लेटलेट की तादाद कितनी है मालूम हो जाती है। और नंबर 2, अगर आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आपका बीपी वगैरह चेक करके अगर सब ठीक ठाक है तो घर के अंदर रह के इलाज करवा सकते हैं, मगर बाई चांस अगर आपके प्लेटलेट्स कम है या फिर जो है आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, ये बहुत सीरियस मसला होता है। हम लोग बहुत से बार हम खुद जो है पेशेंट इतना सडनली सीरियस हो जाता है कि आईसीयू में जाना पड़ता है, कभी कभी मौत भी हो जाती। तो छोटी उम्रों में मौत हो जाती, 20, 25, 30 साल के लड़कों में भी ऐसी चीज़ें देखने में मिलती हैं। तो इस वास्ते इस बुखार को जो है हम ईजी नहीं ले सकते और नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसका जो है छोटे मोटे टेस्ट कर लीजिए। डेंगू एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है, डेंगू आईजीएम टेस्ट है, या फिर सीबीपी बोल के जिसके अंदर प्लेटलेट्स का भी टेस्ट आ जाता जी। और हालांकि ये सपोर्टिव केयर है, जैसे इसका क्योंकि वायरस मोस्ट ऑफ द वायरसेस, ज़्यादा जो वायरसेस हैं जिसके एंटीबायोटिक्स से इलाज नहीं होता, हाँ। ये जो है सपोर्टिव केयर है। फ़र्ज़ करो आपके प्लेटलेट्स अगर बिल्कुल कम हो गए तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजर बोल के क्या बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोल के प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, या बीपी कम हो गया तो बीपी बढ़ाने की दवाई देते हैं। तो ऐसा जो है हॉस्पिटल में आईसीयू में रख के, या अगर पेशेंट की हालत ठीक ठाक है तो जनरल वार्ड में भी रख के इलाज करते हैं। तो ये चीज़ों को जो है आप नज़रअंदाज मत कीजिए, छोटे से टेस्ट करवा लीजिए, अपने डॉक्टर साहब के पास जाइए। और अगर डॉक्टर साहब आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि शरीक होना पड़ता तो बिल्कुल शरीक होइए, बिकॉज क्योंकि छोटी उम्रों में डेथ्स जो है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने डेंगू का जिक्र किया है, तो डेंगू में अक्सर ये देखने को मिलता है कि और लोग इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो मेरी प्लेटलेट्स बहुत अच्छी हैं, तो कितनी कम प्लेटलेट्स होनी चाहिए जिसके बाद हमें डरना चाहिए कि वाकई अब हम ये मामला सीरियस है? ये जो है एक प्लेटलेट काउंट जो है, एक जब बुखार आता है आपको या डेंगू का बुखार है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। किसी दिन आपका प्लेटलेट 60-70 हज़ार है, ठीक है, अब फिर 2 दिन या 1 दिन या 24 घंटे 72 घंटों के बाद करवा रहे हैं तो 50,000 हो गया। फिर 1 आध दिन के बाद जो है सडनली विदिन 12 घंटों में जो है 20,000 10,000 हो गया। तो आमतौर पे हम जो है प्लेटलेट काउंट 30,000 तक एक्सेप्टेबल है। फ़र्ज़ करो अब 30,000 से प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो उसका मतलब ये है कि हम जनरली जो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बल्कि चढ़ाते और उसको जो है बढ़ाने की कोशिश करते।
ओके डॉक्टर साहब, आप जनरल फिजिशियन हैं, आपके पास अक्सर ये बुखार, नज़ला, सर में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती होंगी। बहुत से। तो ये जो होता है, तो इनको आप किस तरह के ट्रीटमेंट देते हैं? किस तरह से लोगों को समझते हैं कि हाँ अभी ये बुखार ही है, और कब वो डेंगू की स्टेज पर पहुंचता है या दूसरे वायरस में पहुंचता है? बुखार एक ब्रॉड टर्म है। बुखार मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, या डेंगू के अलावा बहुत से वायरसेस हैं जिसका जो है इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता नहीं चलता। अच्छा। मगर थोड़ी चीज़ें ऐसे हैं कि अगर बुखार है आपको, जैसे मलेरिया का बुखार भी हो सकता है, कि ये छोटे मोटे टेस्ट हैं, जैसे CBP टेस्ट है, मलेरिया का टेस्ट है, डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट है। ये चीज़ें जो है बेसिक टेस्ट हैं जो करने के बाद अगर नेगेटिव आ गए, आपको तसल्ली हो जाती है कि चलो भाई कोई सीरियस मसला नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे हटके जो है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, गले में दर्द है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। जैसा हम लोग सिर्फ छोटी सी बैटरी डाल के हलक के अंदर देख के जो है उसका इन्फेक्शन बगैर कोई टेस्ट करे एंटीबायोटिक देते हैं, इंशाल्लाह वो जो है 99% रिजॉल्व हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों में BP का परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी। तो ये BP असल में किस चीज़ पर ज़्यादा निर्भर करता है? कौन सी चीज़ BP को बढ़ाती और घटाती ज़्यादा है, और ये किस तरह से इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है? सही, अच्छा सवाल है आपका। ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, जैसा हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, कि बहुत कॉमन इशू हो गया आजकल। जी बिल्कुल। और हालांकि हमारे पास इंडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी एक सोसाइटी है जो इसका रिसर्च कर रही है, इंडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी। वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि हर इंसान अबव द एज ऑफ 18 से जो बढ़ के उम्र का है, तो आप सोचिए 18 साल से आपको जो है अपने आप को स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए कि आपको BP है या नहीं है। BP का सबसे बड़ा मसला क्या है कि सिम्टमलेस है, कोई आपको बाहर से कोई सिम्टम महसूस नहीं होता। कोई पेशेंट आता, सिर्फ छोटा मोटा सिम्टम है, जैसे सर का दर्द है, गर्दन में पीछे दर्द हो रहा, या वो सिम्टम भी नहीं रहता। तो सिर्फ आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा 200/120, 200/130, तो ये जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए स्क्रीनिंग करना 18 उम्र के बाद बहुत ज़रूरी है। एक नंबर 2, वजूहात क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। किसी को हो जाता मे बी जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री, या किसी के पेरेंट्स का जो है ब्लड प्रेशर है, या किसी के एक पेरेंट का है, मदर का है, फादर का है, हो सकता। बट आम तौर पे जो है ब्लड प्रेशर की कोई रीज़न, कोई वजह नहीं है। तो और इंडिया में तो ब्लड प्रेशर इतना कॉमन है कि आप सोचिए कि 30% लोग, 30% हमारी 140 करोड़ की आबादी है, और 140 करोड़ की आबादी में आप समझिए कि ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग BP से मुतासिर हैं। ये बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इस वास्ते बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। तो इसका जो है, इसका डर इसलिए है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे फ़र्ज़ करो आप स्क्रीन नहीं करें, या फिर जो है या फिर उसको सही वक्त पे डायग्नोज नहीं करे, तो उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है स्ट्रोक बोलते हैं हम लोग। स्ट्रोक का मतलब क्या है? दिमाग की नस फट जाना, या दिमाग के सर्कुलेशन में कोई एम्बोलस या क्लॉट फॉर्म होना, जिसकी वजह से फालिज का अटैक होना। एक नंबर 2, हार्ट अटैक होना, नंबर 2। नंबर 3, किडनी फेल होना। नंबर 4, पैरों के रगों में जो है ब्लॉकेजेस होकर पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज बोलते हैं वो होना। और नंबर 5, आँखों की बीनाई जाना, अंदर जो पर्दा जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसमें जो है ब्लड क्लॉट होने के बाद एकदम पेशेंट अंधा या ब्लाइंड बीनाई जाने की भी बहुत बड़ी सडन ऑल ऑफ ए सडन, तो ऑल ऑफ ए सडन हो जाता है। तो इस वास्ते के मेरा मशवरा, हर कोई साल में एक बार 18 साल की उम्र के बाद आप कहीं भी अपना BP चेक कराइए, और अगर आपको BP बढ़ के है, आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, रेगुलर जो है मेडिकेशंस खाइए, और ये कॉम्प्लिकेशन से बचिए। और एक सबसे बड़ा मसला हम लोग जो प्रैक्टिस में देखते हैं, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन के लोगों में, जो 20 साल 30 साल के हैं, या IT प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग ये चीज़ को बिलीव करने तैयार नहीं है। अब फ़र्ज़ करो हम कोई मेडिकेशंस लिख के दे दिए, 2 महीने खा लिए, 6 महीने खा लिए, उसके बाद जो है फॉलोअप नहीं है, उसके बाद दवाई छोड़ दिए, फिर 1 साल के बाद फालिज के अटैक के साथ, फिर 1 साल के बाद किडनी फेल के साथ, फिर 1 साल के बाद हार्ट अटैक के साथ। तो ऐसे मसले हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बुरी मुतासिर हो सकती है कि बेड रिडन भी हो जाते हैं बेचारे 30 साल 35 साल। और अगर किडनीज मुतासिर हो गए तो 2 दिन में एक बार डायलिसिस, या 3 दिन में एक बार डायलिसिस, लाइफ लॉन्ग डायलिसिस, या किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत महंगा इलाज है, लाखों का जो है खर्चा है। तो सिर्फ इतनी लापरवाही की वजह से कि आप अपने डॉक्टर साहब के पास नहीं जा रहे हैं, टाइम पे रिव्यू नहीं हो रहा, या फिर आप गोली पाबंदी से नहीं खा रहे,
तो ये चीज़ों की वजह से इतने बड़े मसले हो सकते हैं। मतलब इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत सीरियस है, बिल्कुल बहुत सीरियस। क्योंकि आजकल जो देखने में मिल रहा है कि बीपी और शुगर बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। बिल्कुल। और अच्छा एक सवाल ये है डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी को बीपी की परेशानी है तो क्या इसका इलाज है कि मतलब वो एक प्रॉपर मतलब ठीक हो जाए उससे? बिल्कुल, बहुत से दवाइयाँ हैं आजकल जो है, बहुत से कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशंस हैं और आसानी से जो है इसका इलाज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप डॉक्टर साहब के पास रेगुलर गए और जो है जो प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत से दवाइयाँ हैं, आप आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। और थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, जैसा वज़न कम कर लीजिए या नमक का इस्तेमाल कम कर लीजिए या डेली वॉक पे जाइए या थोड़ा ग़िज़ा में डाइट में चेंजेस कर लीजिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, या फिर जो है ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल फ़ायदा पा सकते हैं। तो बहुत से दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर के, ईज़िली ट्रीटेबल, आसानी से इलाज हो सकता, बहुत से दवाइयाँ हैं ईज़िली। बट सिर्फ इतना है कि आप दवाई रेगुलर लेना है और डॉक्टर साहब के पास जाके आपका बीपी मॉनिटर कर लेना है। अच्छा, क्या इसकी ये जो एक टेंशन आजकल लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है जी, ये टेंशन भी इसकी वजह हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के जो लाइफस्टाइल्स हैं, जैसे हम जो यंग जनरेशन, जो काम का जो लोड है या फिर इतना जो है रातों में जगना है या फिर फैमिली स्ट्रेसेस हैं या फिर कोई और वजूहात हैं, इससे भी जो है डेफिनेटली फ़र्क पड़ता। तो मतलब ये भी एक वजह है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला टॉपिक हम कवर करेंगे शुगर से, और उसमें थायराइड भी हम साथ में जोड़ेंगे। शुगर थायराइड भी आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है लोगों में बीपी की तरह। बिल्कुल। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है और किस तरह से इसको आप काबू कर सकते हैं? शुगर अगेन जैसा ब्लड प्रेशर एक बड़ा मसला है, जो मैंने बता रहा था कि 30% आबादी ब्लड प्रेशर से मुतासिर है, 15% या 10 से 15% आबादी शुगर से मुतासिर है। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है। और हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया कह के, वो लोग बता रहे हैं कि हर इंसान जैसा 18 साल के बाद बीपी का मुआयना कराना चाहिए, स्क्रीन करवाना चाहिए, तो हर इंसान 26 साल के बाद, तो 26 साल बहुत छोटी उम्र है, बहुत छोटी उम्र है, तो 26 साल के बाद हर साल या हर 2 साल में जो है जो आप शुगर टेस्ट करवा लीजिए, फास्टिंग पोस्ट लंच टेस्ट करवा लीजिए, HbA1c है ये टेस्ट करवा लीजिए, और अगर इसमें पॉजिटिव निकल रहा आपको तो इसका इलाज है, गोलियां हैं, लाइफस्टाइल है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, या फिर जो है इंसुलिन है, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए और इसको कंट्रोल में रखिए। और नॉर्मली हम लोग जैसा क्या लेवल पे जो है ब्लड शुगर लेवल पे शुगर बोलते हैं आप, जी। तो नहार पेट अगर खाने से पहले अगर आपकी शुगर 126 से ज़्यादा है, नहार अगर बिल्कुल सुबह मॉर्निंग विदाउट बगैर कुछ लिए, नाश्ता या दूध चाय पानी कुछ लिए, अगर आपकी शुगर 126 से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में आता है। या फिर खाने के 2 घंटों के बाद अगर आपकी शुगर 200 से ज़्यादा है तो इसको भी शुगर कहलाया जाता है। या फिर कभी रैंडम शुगर, जैसे बग़ैर कभी दोपहर कभी शाम कभी रात कर लिए, तो 200 से ज़्यादा है तो इसका भी जो है आप शुगर के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो अच्छा, ये थायराइड का भी सेम मसला है, आजकल बहुत सारे इससे मुतासिर दिख रहे हैं लोग। थायराइड का अगेन ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है थायराइड का, कि ये भी जो है जैसे बीपी शुगर है, थायराइड का भी जो है एसिम्प्टोमेटिक, कोई आप बाहर से आपको कोई इशारा नहीं मिलता, सिर्फ एक माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे थोड़ा मोटापा है या थोड़ा हेयर लॉस है, बाल झड़ना है, या फिर कभी थोड़ा स्किन ड्राई हो जाना है, या फिर जो है प्रेगनेंसी या हामिला औरतों में जो है हम तो रेगुलर स्क्रीन करवाते हैं, तो ये जो है बहुत माइल्ड चीज़ें हैं। तो थायराइड में 2 किस्म की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड हार्मोन की जो क्वांटिटी है कम हो जाती है, एक हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें सिम्टम्स अलग अलग हैं। आमतौर पे जो हम लोग देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म देखते हैं, जिसमें जो है यूजुअली वेट गेन का मसला है, या हेयर लॉस का मसला है, बाल झड़ने का मसला है, या फिर लैक ऑफ एक्टिविटी, जैसा हम काहली सुस्ती जैसा काम करने दिल नहीं बोल रहा, तो ये चीज़ें हैं। मगर ये भी जो है 90% ऑफ द टाइम्स एसिम्प्टोमेटिक है, कोई बड़ा मसला कोई बड़ा सिम्टम नहीं रहता। हाँ, क्योंकि आजकल लोगों में बाल झड़ना बहुत आम बात हो गई है। तो उस वास्ते जो है आप साल या 2 साल या 3 साल में एक बार आपका थायराइड का मुआयना करा लीजिए। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है तो जो है आप टेस्ट करवाने के बाद आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और इलाज करवाइए। जी। तो आपने थायराइड और मोटापे का इसमें जिक्र किया है, तो कब हमें लगना चाहिए कि अब हमें इस चीज़ का टेस्ट करा लेना चाहिए? आमतौर पे ये जो थायराइड के मसले हैं लेडीज़ औरतों में ज़्यादा देखे जाते हैं, तो इसमें जो है ये मसले जो है
लेडीज़ में ज़्यादा देखे जाते हैं। आमतौर पे जो है मोटापा है, जैसा मैं बता रहा था, या फिर जो है पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, माहवारी की जो इरेगुलरिटी है, या आजकल एक नया प्रॉब्लम उभर के आ रहा है जिसका नाम हम PCOD बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जो थायराइड और PCOD दोनों मिलके कॉमन है। और इनफर्टिलिटी, जो शादी होने के बाद हमल नहीं ठहरने का जो मसला है, ये भी बहुत कॉमन होते जा रहा है। इसकी वन ऑफ द कॉमन रीज़न जो है थायराइड है। अगर आप थायराइड कंट्रोल कर लेंगे तो जो है हमल ठहरने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत कॉमन ये चीज़। तो क्या इसका सही ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी? बिल्कुल है, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। पर्टिकुलरली हाइपोथायराइडिज्म, एक थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं, उसका ट्रीटमेंट है, और ये भी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए? एक तो रीज़न, इम्पॉर्टेंट रीज़न, इनफर्टिलिटी या हमर नहीं ठहरने की वजूहत बहुत से हैं। उसमें एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो थायराइड है, जो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ। तो अगर आप जांच करें, उसके अंदर थायराइड का मसला निकला, तो जो है अगर आप उसका रिप्लेसमेंट, थायराइड का हार्मोन रिप्लेस कर दें और थायराइड की वैल्यूज़ नॉर्मल लेवल में आ जाएं, तो ये लोगों के जो है पीरियड्स रेगुलराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमल ठहरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कितना महंगा इलाज है? क्या इसका सही ट्रीटमेंट असल में है क्या? महंगा कुछ नहीं, बिल्कुल। आप अगर थायराइड फंक्शन टेस्ट TFT बोल के हम लोग करते हैं, जिसका 3T3 T4 TSH बोल के 3 पैरामीटर्स जो हम लोग एवेलुएट करते हैं, हार्डली 200-250 का है टेस्ट, उतना ही है। और ट्रीटमेंट, जो दवाइयाँ आप थायराइड की है, 100 गोलियों की जो आमतौर पे शीशी मिलती है, उसमें मुख्तलिफ डोजेस हैं, जैसे 25, 50, 100, 150, 125। तो हार्डली उस एक शीशी का जो खर्चा आपको 200 या 300 रुपये से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो बहुत आसान है इलाज, और इसके रिजल्ट्स भी जो है बहुत ग्रेटिफाइंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब अगर ये वो सही से ट्रीटमेंट कर लें इस चीज़ का, और टेस्ट में पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास मौजूद। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मेडिकल से दवाइयों लेने का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है कि यानी कि ज़रा सा बुखार हुआ तो चलिए पैरासीटामोल ले आते हैं, और थोड़ा सर में दर्द हुआ तो चलिए ये ले लेते हैं, मतलब पेन किलर ले लेते हैं। ये कितना सही है बिना डॉक्टर के मशवरे के दवाई लेना? या बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है ओवर द काउंटर, हम जो कहते हैं ओवर द काउंटर जाके सीधा जो है मेडिकल शॉप से दवाइयाँ लेने का रिवाज बहुत कॉमन है। मगर हम लोग बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखते हैं कि दर्दों की दवाइयाँ हैं जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जैसे उसमें आइबुप्रोफेन है, पैरासिटामोल है, या फिर जो है पिरोक्सिकाम है, या मुख्तलिफ़ किस्म के नाप्रोक्सन बोल के हैं दवाइयाँ हैं। ये दवाइयों से बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर आप फ़र्ज़ करो शॉर्ट पीरियड, अगर 2-4 दिन ले लिए, एक हफ़्ते का कोर्स ले लिए, या 10 दिन खा लिए, छोड़ दिए, ठीक है। मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी बोलते हैं हम, जो घुटनों में जो दर्द है, ऐसे पेशेंट्स जो है बग़ैर गोली के जो है उनका नी जॉइंट का पेन ख़त्म नहीं होता, वो जो है कंटिन्यूसली दवाई लेते जाते हैं। इसकी वजह से 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि स्टमक, मैदे में जो है कच्चापन, छाले, ब्लीडिंग, अल्सर्स, ऑल ऑफ ए सडन वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग होना, और कंडीशन सीरियस होना, ICU और हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ सकती है, और इलाज भी बहुत महंगा है। एक नंबर 2, सबसे इम्पॉर्टेंट, किडनी फेल्योर। अगर आप कंटिन्यूसली दर्दों की दवाइयाँ लेते जाएंगे, जो ऐसा है कि ये दवाइयाँ आपको इस तरीके से काम कर रहे हैं, किडनी के ऊपर जैसा बॉम्ब फेंका जा रहा है। तो ये चीज़ जो है आप केयरफुल रहना चाहिए। हम लोग स्ट्रांगली जो है ओवर द काउंटर या दुकान में जाके दवाइयाँ लेना स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं, इस वास्ते के जो फार्मासिस्ट है उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि पेशेंट की बीमारी क्या है, उसका मसला क्या है। तो ये चीज़ फौरन हाई mg की दवाई दे देते हैं ताकि एक ही खुराक में वो ठीक हो जाए। ये जो है ठीक नहीं है। और एक तीसरा बड़ा मसला हम लोग आमतौर पे ये भी देखते हैं कि आजकल ये घुटनों की दर्द की दवाइयाँ जो है लोग बाई पोस्ट, जैसे अमेज़ॉन है या कोई और जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उससे मंगाते हैं। उसमें जो है पर्टिकुलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस, अपनी घुटनों का जो इलाज करवाने के वास्ते ये लोग जो दवाई मंगाते हैं उसके अंदर स्टीरॉइड्स मिक्स है। ये स्टीरॉइड्स एक बड़ी ख़तरनाक दवा है। आपको वक्ती तौर पे आराम हो जाता स्टीरॉइड की वजह से, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाते हैं, आपका कैल्शियम कंटेंट हड्डियों में कम हो जाता, आप शुगर हो जाती है, आपको ब्लड प्रेशर हो जाता, मोटापा हो जाता, और फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ईजिली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो ये इतने बड़े मसले हैं। हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं लोग, स्टीरॉइड की पत्ता ला के बता देते हैं, हम लोग 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, बग़ैर कोई जो है उसका रोक करे।
तो ये जो है मसला क्या है, ये दवाइयाँ ऐसे हैं कि अफीम गांजा जैसे हैबिट फार्मिंग ड्रग्स हैं, तो फ़र्ज़ करो कोई 1 महीना या 2 महीने खा लिया, उसके बाद छोड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है। वो अगर मैं बताऊंगा ये मत खाओ, नहीं डॉक्टर साहब आप हम पसंद नहीं है, हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो ये जो है इतना बड़ा सीरियस मसला है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है या फिर जो है दूसरे ऑर्गन्स पे जो नुकसानात होते हैं स्टीरॉइड्स की वजह से बहुत कॉमन है। ये आमतौर पे हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं कि स्टीरॉइड अब्यूज़ हम लोग बोलते हैं। तो आपने जिक्र किया कि ये बिल्कुल उस तरह से हैं, इस तरह की दवाइयाँ कि जैसे लीवर पर बॉम्ब फेंक रहे हो, तो उसकी भी एक कैपेसिटी है, कब तक वो झेल पाएगा उसको, तो उसके बाद फेलियर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की दवाइयाँ बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक और मसला आपके सामने तो अक्सर ज़्यादा आता होगा, फैटी लीवर का। ये फैटी लीवर असल में है क्या? ये आमतौर पर क्या होता है कि पेशेंट खुद से या किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर जो है एक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है, ये एक स्कैनिंग का टेस्ट जैसा अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो अब ये जो है स्कैनिंग की रिपोर्ट में उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2, फैटी लीवर ग्रेड 3 बोल के जनरली देते हैं। तो पेशेंट भी परेशान रहता, डॉक्टर साहब मेरे लीवर में जो है फैट आ गया, चिकनाई जम गई, इसका क्या है? तो ये आजकल जो है फैटी लीवर का मसला दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो और फैटी लीवर आम तौर पे जो है मोटे लोगों में होता, या नंबर 1, नंबर 2 जो शुगर के पेशेंट्स हैं इन लोगों में भी ज़्यादा है, और नंबर 3 कभी कभी वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी वायरसेस, जो आम तौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कभी 20 साल पहले 15 साल पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, हेपेटाइटिस सी का वायरस आ गया, तो इसकी वजह से भी कभी कभी फैटी लीवर हो जाता। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फैटी लीवर की जाँच नहीं कराएं या ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो ये जो है सिरोसिस ऑफ लीवर पे डाल देता। सिरोसिस ऑफ लीवर एक ऐसी कंडीशन है जो इरिवर्सिबल है, वो सिचुएशन से वापस नहीं आ सकता, और उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत से हैं, और उसका इलाज, परमानेंट इलाज सिरोसिस ऑफ लीवर का लीवर बदलना है। लीवर ट्रांसप्लांट जो बहुत महंगा है, 30 लाख या 40 लाख का खर्चा है, बशर्ते आप कोई डोनर ढूंढ के लाए, कोई अपना किन फैमिली मेम्बर है, या आपका लड़का है, या आपका फादर है, या सिस्टर है, ब्रदर है, तो इवन ऐसा डोनर आप ले भी आए तो जो है इसका इलाज 30 या 40 लाख का है। तो बहुत महंगा इलाज है, एक। नंबर 2, अगर फैटी लीवर बग़ैर इलाज करे छोड़ देंगे तो जो है ये जो है सिरोसिस ऑफ लीवर के अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं हम लोग, जिसमें कैंसर, लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो आजकल फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है, बहुत से लोग, ऑलमोस्ट मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 30-40% ऑफ द लोग फैटी लीवर से मुतासिर हैं। तो इसका मतलब ट्रीटमेंट यही है कि या तो इसका सही देखभाल कर ली जाए? एक ट्रीटमेंट ये है कि पहले आप डिटेक्ट कर लीजिए, आप एक तो अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए जिसमें आपको फैटी लीवर है या नहीं है मालूम हो जाता। नेक्स्ट एक फाइब्रो स्कैन बोल के है, और एक टेस्ट जिसमें आपका फैट कंटेंट लीवर में कितना है ये मालूम होता, और एक हम लोग डॉक्टर्स FIB-4 स्कैन बोल के है, वो स्कैन के FIB-4 कैलकुलेटर है, तो उसकी वजह से भी मालूम कर सकते। तो ये 3 चीज़ें हैं। और अगर फैटी लीवर है तो इसका सबसे बड़ा इलाज वेट रिडक्शन है, वज़न कम कीजिए, एटलीस्ट 5%, 10% वज़न। अब इस वक्त तो जो है फैटी लीवर के कोई एक्सेप्टेबल या बड़ा ट्रीटमेंट, गोलियां खा के जो कम करने का तो ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली ट्रीटमेंट जो अप्रूव्ड आजकल है तो वेट रिडक्शन। मतलब आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। तो ये सच में जो लीवर होता है उस पर चर्बी जम जाती, तो उसकी वजह से ये परेशानियाँ आती हैं। बिल्कुल। तो फिर ऐसे में जब लीवर आपका काम नहीं करेगा तो बहुत सारे अलग से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी उसके साथ। सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर कैंसर है, और सिरोसिस ऑफ लीवर में थोड़े मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस है। एनकेफेलोपैथी, कोमा में चले जा सकता पेशेंट, या मैदे में रगें फूल के ब्लीडिंग होके जो है इमीडिएटली 1 लीटर या 2 लीटर का ब्लड वॉमिट होके भी डेथ हो सकती है उसकी। या मैदे में जो है पानी भर जाता, रिपीटेडली पानी निकालते जाओ, पानी भरते जाता। तो ये उसके मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर इससे बचना है तो आप जांच करवा लीजिए, फैटी लीवर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कीजिए, और वेट रिड्यूस कीजिए, और खानों में थोड़ी तब्दीली कीजिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, ये लीजिए, और आपका वेट एक 5 से 10% अगर कम कर सके तो बहुत अच्छी चीज़। मतलब अक्सर क्योंकि ये अभी हम बात कर रहे थे थायराइड की और मोटापे की बात कर रहे थे, तो ये भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ ही है। वो थायराइड तो अलग चीज़ है, उसके जो है मोटापा थायराइड की वजह से मोटापा आता, मगर फैटी लीवर जो है मोटे लोगों में फैटी लीवर होता। डॉक्टर साहब, एक और अहम टॉपिक हम कवर करेंगे। आजकल जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें अक्सर बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही हैं।
पहले मतलब ये हमने अपने बड़ों से सुना है अक्सर, वो क्या होता था कि पहले लेडीज अपना काम रेगुलर करती रहती थी, चीज़ों में मुलव्विस रहती थी। अब क्या है कि प्रेगनेंसी होने के बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, आराम का ज़्यादा थोड़ा सा इसमें वो आया है। तो इसमें जब लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको किस तरह से इस मामले में को देखना चाहिए और क्या क्या उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें? एक तो दो कॉमन चीज़ें हैं। एक तो ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे खून की कमी है। ठीक है, ये आमतौर पे ऑब्स्टेट्रिशियन वो लोग मैनेज कर लेते हैं। इसमें जो है एज ए फिजिशियन हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहता। हमारा इन्वॉल्वमेंट दो चीज़ों में है। एक थायराइड का बहुत कॉमन इशू हो गया प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट लेडीज़ में, और 25% और 30% प्रेग्नेंट लेडीज़ में थायराइड का प्रॉब्लम है, 30%। और इसका जो है अगर किसी प्रेग्नेंट हामिला औरत में थायराइड का मसला है तो उसमें बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बेबी का जो है माल फार्मेशंस हो सकते हैं, या डिलीवरी के टाइम मुश्किलात हो सकते हैं, या बेबी एबॉर्शन हो सकता, मेदे पेट के अंदर डेथ हो सकती। ये सब बड़े बड़े मसले हैं। तो इस वास्ते जैसा ही फर्स्ट एंटीनेटल विजिट जैसा ही हमल ठहरता, विदिन 2 वीक्स, विदिन 3 वीक्स, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर हर हामिला औरत को जो है थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, तो ये तो डिक्टम है हर किसी को, एवरी प्रेग्नेंट लेडी। तो विदिन 1 मंथ, विदिन एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही हमल ठहरा तो करवाना है। या कोई ऐसे भी लेडीज़ हैं जो ऑलरेडी थायराइड के मरीज़ हैं, गोली खा रहे हैं, ये लोगों का भी इस वास्ते मुआयना कराना है कि इनका रिक्वायरमेंट जैसा प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती, टैबलेट का स्ट्रेंथ जो है बढ़ते जाता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे के वास्ते भी जो है डेंजरस है, और या हामिला औरतों के वास्ते भी डेंजरस है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जो कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी और फीटल मॉर्टेलिटी दोनों भी एक्सट्रीमली हाई है। हम लोग देखते हैं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में थायराइड का टेस्ट नहीं करवाने की वजह से 7वें महीने में, 8वें महीने में हमल गिर जाता। तो बेचारी जो है 8 महीनों तक संभाली, 9 महीनों तक संभाली, बस 2 हफ्ते हैं डॉक्टर साहब डिलीवरी के, अबॉर्शन हो गया। तो इतना बड़ा सीरियस मामला है, एक इशू है। नंबर 2, शुगर। अगेन शुगर भी जो है बहुत कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये हामिला औरतों में जो है एक मसला क्या है कि अगर शुगर है प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो हम लोग ओरल टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करते। पहला जो है नुस्खा है ये लोगों के वास्ते डाइट, जो खाने में जो है जो तब्दीलियां करना चाहिए, जैसे मीठी चीज़ नहीं खाना, या फिर कोई जो फ्रूट्स में छोटे रेस्ट्रिक्शंस है, ये है। अगर ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हम डायरेक्टली जो है इंसुलिन का इस्तेमाल करते, ओरल टैबलेट्स पे जो है हम लोग पेशेंट्स को नहीं डालते। तो ये एक चीज़ है। और प्रेगनेंसी में जो है बहुत मेटिकुलस, बहुत सही तरीके से शुगर कंट्रोल करना चाहिए। खाने से पहले 90, खाने के बाद 120। तो ये अगर इससे बढ़ के है तो अगेन जैसा थायराइड में मैटरनल एंड फीटल प्रॉब्लम्स होते हैं, या बच्चे का साइज़ बड़ा हो सकता है, डिलीवरी में मुश्किलात हो सकते हैं, या फिर जो है पैदा होने वाले बच्चे के जो है हार्ट में जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी जो है एक बड़ा मसला है, और हर हामिला औरत फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में एक बार करवाना चाहिए, और 24 और 28 वीक्स के दरमियान फिर एक बार शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर शुगर भी और थायराइड भी, हाँ, तो दोनों चीज़ें करवाना चाहिए। अगर इसमें दोनों में कोई चीज़ निकल रही उसका इलाज करवा लेना चाहिए। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि थायराइड की वजह से अक्सर हमल नहीं ठहरता है, तो क्या अगर मान लीजिए कोई थायराइड पेशेंट है, मतलब उसको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग थायराइड का प्रॉब्लम हुई है, तो ये तो जो बच्चा है उसको तो इश्यू होगा ही होगा। अगर ये नॉर्मल हो भी जाता है तो नेक्स्ट बेबी के लिए भी इश्यू होगा थायराइड अगर रह जाता है? अगर पहली बार हमल के स्टेज में अगर थायराइड का डिटेक्ट हो रहा तो आप जो है डिलीवरी के बाद फॉलो अप में रखना चाहिए पेशेंट को, या 2-3 महीनों में एक बार जो है उसका थायराइड लेवल चेक करना। कि बगैर टेस्ट करे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्स पेशेंट का थायराइड चला गया, वाई पेशेंट का नहीं चला गया। तो इस वास्ते कि हम लोग यूजुअली फॉलो अप में रखते हैं लोगों को। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर प्रेगनेंसी एक बार फिर से एक बार, हाँ, कुछ टाइम के बाद 3 महीनों के बाद, या मे बी 6 महीनों के बाद, या फिर सालाना एक बार टेस्ट करवाना चाहिए एक थायराइड का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सवाल से जुड़ा हुआ, जैसा शुगर जैसा प्रेगनेंसी में है, ये जो औरतें जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको शुगर होती, अगर आप फॉलो करेंगे 5 साल 10 साल तो 50, 60, 70% पेशेंट जो है फुल ब्लोन डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये एक इशू है। तो अभी इसका फिर मतलब हम लोगों को किस तरह से अपने आप इसका जो है आप सालाना एक बार आपका शुगर टेस्ट करवाइए एक, और आपका वज़न जो है कंट्रोल कीजिए
ओके। वेट मैनेजमेंट, वॉकिंग कीजिए। हम जो है मोटापे का बॉडी मास इंडेक्स जो बोलते हैं, नॉर्मली जो है इंडिया का स्टैंडर्ड क्या है, वेट बाई हाइट मीटर स्क्वायर, बल्कि वो अगर किसी का अबाउट 23 है, 23 से ज़्यादा है, तो आप वेट कंट्रोल कीजिए और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से अडॉप्ट कीजिए और शुगर आने से बचिए। ओके। तो अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें आयरन्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? हामिला औरतों के अलावा जनरल इंडिया में एक ऐसा है सिचुएशन कि हमारे पास जो है आयरन की बहुत कमी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं, आयरन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स, या आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए से, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जहाँ पे जो है आपका मुआयना किया जाता, और हर हामिला औरत को जो है जितना भी आप हीमोग्लोबिन रहो, हर किसी को जो है आयरन सप्लीमेंट्स दे देते। तो ये एक बहुत कॉमन इशू है। आमतौर पे हम बाय डेफिनेशन किसी का हीमोग्लोबिन अगर 10 से कम है तो हम ये समझते कि जो है वो आयरन डेफिशिएंट है। ओके। बहुत कॉमन। नॉर्मल 12 होता है, लेकिन अगर 12-13, 10 से बिलो 10 हमारे पास जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। ओके। और कैल्शियम की भी अक्सर ये कमी देखने को मिलती है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों भी कम है आजकल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है बच्चे को जो की कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी है और माँ की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों सप्लीमेंट करने के जो आम तौर पे जो फ्रूट्स लेते हैं, रिकमेंडेड डेली अलावेंस बोलते हैं हम लोग, RDA, तो वो रिकमेंडेड डेली अलावेंस से बहुत कम है जो कैल्शियम का जो खानों में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो भी वो दूध है, अंडा है, या कैल्शियम रिच फूड्स हैं। फिर भी जो है जो ग़िज़ा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैल्शियम बहुत कम रहता है उसके अंदर। तो उस वास्ते हर हामिला औरत को जो है कैल्शियम की सप्लीमेंट कर देते हैं। और एक विटामिन डी का भी एक बहुत बड़ा मसला है, पर्टिकुलरली डिलीवरीज़ के बाद हम लोग देखते हैं कि यंग लेडीज़ जो रिसेंटली जिनकी डिलीवरी हो गई, सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स लेके आते कि दर्दा है, मसल पेंस है, जॉइंट पेंस है। पहले हमारे को अंदाज़ा नहीं था कि ये विटामिन डी की कमी से है। आप सिर्फ विटामिन डी सप्लीमेंट कर दीजिए, उनके पूरे सिम्टम्स जो है गायब हो जाते हैं। तो विटामिन डी भी बहुत कॉमन है, एक प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी। और नंबर 2, जैसे आजकल के हालात हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, उतर जा रहे हैं, आप एक्सपोजर टू सन, जैसा धूप का जो एक्सपोजर है, पर्टिकुलरली यूवी रेज, जो सुबह की धूप है या शाम की धूप है, तो जिसमें जो है यूवी रेज जहाँ पे इंसान के स्किन के ऊपर जो पड़ने के बाद जो विटामिन डी बनता, तो वो चांस बहुत कम है। आप ऑफिस जा रहे हैं, हार्डली गाड़ी से निकल रहे हैं, फिर एसी के अंदर घुस जा रहे हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, जैसे फुलफिल नहीं हो रही। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत तेज़ गर्मी का माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ज़्यादातर हिस्सों में। इस दौरान लू लगने के चांस बहुत होते हैं और लोगों में लूज मोशंस और वोमिटिंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे कैसे बचा जाए, और अगर ये हो जाता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो आप अवॉइड कीजिए, हेवी समर और हॉट समर में निकलना अवॉइड कीजिए। अगर आप काम है तो आप जल्द से जल्द निपटा लीजिए 10-11 के अंदर, फिर शाम में 4 या 5 बजे के बाद जो है निकलिए। एक है। नंबर 2, बाहर जो फूड आइटम्स हैं आजकल जो अवेलेबल हैं, कम से कम इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, फ्लूइड इंटेक है। फ्लूइड इंटेक जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लीजिए, जैसा पानी है, नारियल पानी है, या आजकल ORS का इतना आसान हो गया तरीक़ा कि आप हर मेडिकल शॉप या हर किराना शॉप में जो है आप जाइए, ORS लीजिए, एक आध पैकेट जेब में रख लीजिए, फ्रीक्वेंटली लेते जाइए। तो ये चीज़ों से आप बच सकते हैं। अच्छा, जो मान लीजिए कि उनको लूज मोशंस ज़्यादा होते हैं, पानी की कमी अक्सर हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या ऐसे उनको एडमिट हो जाना चाहिए या घर पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, जैसे 1-2-3 मोशंस हो गए, डिहाइड्रेशन उतना नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका 110/80 से ज़्यादा है, तो ऐसे लोग जो है घर पे रह के इलाज करवा ले सकते हैं। फ़र्ज़ करो आपका बीपी, सिस्टोलिक बीपी 90 से कम है, या फिर इतना पानी कम हो चुका आपकी बॉडी में, तो इस वैसे वक्त जो है आप हॉस्पिटल में जाके आप IV फ्लूइड्स वगैरह लगा के इलाज करवा लीजिए। अच्छा, सपोज़ कि अभी डिहाइड्रेशन का मतलब ये लूज मोशंस और ये वोमिटिंग्स का इशू नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन की पहचान असल में है क्या? हमें कैसे पता चले कि अब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है? एक तो ये है कि आपका यूरिन आउटपुट, पेशाब का जो आउटपुट है बिल्कुल कम हो जाता है। ओके। नंबर 2, आपका स्किन का जो टेक्सचर है, टर्गर जो बोलते हैं हम लोग, वो जो है बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, आपके झुर्रियाँ पड़ने लग जाते हैं आपके स्किन पे, आँखें जो है अंदर चले जाते हैं, पेशेंट जो है बहुत वीक महसूस करने लगता, और अपने आप को जो है कोई काम करने के काबिल नहीं समझता, और कभी कभी सिंकोप, आंखों में अंधेरापन आके कभी गिर भी जा सकता। तो ये जनरल इंडिकेशंस है कि शायद आपको लू लग गई, आप कुछ जल्द से जल्द जो है कुछ इलाज करवाना चाहिए।
ओके डॉक्टर साहब, आजकल जो है मतलब अक्सर लोगों में आपने जिक्र किया था बाल झड़ने का और इन सारी चीज़ों का, तो क्या ये जेनेटिक्स इशू हैं या इनको सही से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? यूजुअली जैसे एलोपेशिया हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं बाल झड़ने का, ये जो है हेरिडिटरी हो सकता है आमतौर पर, आम लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। एक है। नंबर 2 मे बी एक डेफिनेट तो नहीं कह सकता मैं कि स्ट्रेस रिलेटेड या काम से रिलेटेड है। आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी है, पहले के जैसे जो है आराम की ज़िंदगी नहीं है, हर किसी को जो है एक दूसरे से आगे जाना है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ओके डॉक्टर साहब, और मतलब अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन को लेके, तो आप अक्सर मतलब देखते होंगे कि आपके साथ नई नई वायरसेस का वो आता होगा। आप उन कैसे वायरस को उनको पहचानते हैं और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट लोगों को देने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये जो बुखारें हैं वायरसेस की वजह से होते हैं, मगर ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं। हर वायरस का जो है ऐसा अलग ट्रीटमेंट तो नहीं है, मगर पहचानना मुश्किल है। हम आमतौर पे जैसे ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, जैसे WBC काउंट कम हो गए, या फिर जो है ऐसी चीज़ों से एक इशारा ये मिलता है कि प्रॉबली ये वायरस का रिलेटेड है। मगर इतने हज़ारों की तादाद में वायरसेस हैं कि ये पिन पॉइंट करके बोलना कि ये वायरस की वजह से ये हो रहा, तो बहुत मुश्किल है। मतलब क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, आपके साथ में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो और किस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल आप ज़्यादा फेस कर रहे हैं? अब ये तो जैसा शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डेंगू का एक वायरस है। जी, उसके अलावा अगर उसमें तो टेस्ट हैं, आप जांच कर ले सकते हैं, मगर डेंगू के अलावा मुख्तलिफ किस्म के इतने वायरसेस हैं कि ये जो है पहचानना बहुत मुश्किल है कौन से वायरस से बुखार है। जनरली वायरस के बुखार में बॉडी पेन्स है, जॉइंट पेन्स है, आँखों के पीछे दर्द है, या WBC काउंट, जब जैसे ल्यूकोसाइट काउंट हम बोलते हैं नॉर्मली जो है 4000 से लेकर 11000 है, वो काउंट कम हो रहा। तो एक इनडायरेक्ट इशारा हम लोगों को ये मिल सकता है कि ये जो है प्रॉबली वायरस का है। इसका जो है कोर्स जो है 5 या 7 दिन के अंदर खुद ब खुद जो है नॉर्मलाइज हो जाता। तो इसमें जो है हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे बुखारें हैं कि आम तौर पे 5 या 6 दिन के अंदर खुद ब खुद सेटल हो जाता। अच्छा, आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि उनका जो फ्रेश होने का सिस्टम है, अक्सर लोग सुबह हो जाते थे, लेकिन अब उनका सिस्टम बिगड़ जाता है, रूटीन बिगड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? फ्रेश मतलब जैसे वॉशरूम जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ की शिकायत, कब्ज़ की शिकायत बहुत कॉमन है आजकल, बहुत कॉमन है। बिल्कुल। इस 2 वजूहात हैं। एक तो जो है फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई आजकल, चलना फिरना, जैसे पार्क्स नहीं है, चलने के वास्ते कोई वॉकिंग के वास्ते जगह नहीं है, एक। नंबर 2 रेडीमेड फूड की अवेलेबिलिटी, जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम है। आमतौर पे फाइबर कंटेंट से क्या है कि आपका हाजमा भी ठीक हो जाता और आपका डे बाय डे जो मोशन का मसला है वो भी क्लियर है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से आप कब्ज़ के शिकार हैं। और नंबर 1 आप फिज़िकल एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हो जाइए, और नंबर 2 ऐसी ग़िज़ा लीजिए जिसमें आपके जो है फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। फाइबर कंटेंट किस में है ज़्यादा? आप जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर भाजियाँ हैं, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, तो कब्ज़ का प्रॉब्लम डाइटरी मॉडिफिकेशंस के ज़रिए हो सकता है। मगर फिर भी ये सब करने के बावजूद थोड़े लोग ऐसे स्टबर्न कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं जिसको हम दवाइयों के ज़रिए से इलाज करते हैं। नहीं, आजकल क्योंकि आपने बाहर के खाने का जिक्र किया, तो बाहर के खाने में अक्सर देख रहे हैं कि ऑनलाइन लोग मंगा ले रहे हैं, और ज़्यादातर लोग अब बाहर के खाने पर डिपेंड होने लगे हैं। जी बिल्कुल। तो एक वीक में कितनी बार अगर आप बाहर का खाना खाएं तो नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, या क्योंकि ज़्यादा डिपेंड होना शायद नुकसानदेह है? नुकसानदेह इस वास्ते है कि आप उसके किचन में तो जाके नहीं देख रहे किस तरीके से बन रहा। सही बात है। तो वो सफाई कैसी है, उसके अंदर किस चीज़ के जो है मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे, तेल किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा, या फिर कौन सी चीज़ कहाँ से ला रहा हो, तो ये चीज़ जो है ऑलवेज क्वेश्चनेबल है। बाहर का खाना इज़ ऑलवेज डेंजरस। कभी इमरजेंसी है, कभी कभार आप इंडल्ज हो गए तो वो ठीक है, मगर आप पेपर्स में भी देखते रहते हैं कोई फूड सिक्योरिटी के लोग होटल के अंदर घुस गए, फ़लाने ये चीज़ मिल गई, फ़लानी वो चीज़ मिल गए, इस तरीके से सफाई का प्रॉब्लम था। तो आप जब बाहर का खाना खा रहे हैं, आपको इल्म इस चीज़ का नहीं है कि वो किस तरीके से बना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हम लोग जो है ये चीज़ को स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं। एज़ फार एज़ पॉसिबल अगर आप कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, या फिर कभी बाहर निकल गए, बहुत ही इमरजेंसी है, खा लीजिए, मगर रूटीन बाहर के खाना ठीक बात नहीं है।
इससे क्या अल्सर की भी प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर लोगों में देखने को मिलता है? पॉइजनिंग हो जा सकता है, या फिर जो है उसके अंदर जो केमिकल्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तेल का इस्तेमाल हो रहा, उसकी वजह से कैंसरस चीज़ें भी रहते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ों की वजह से आपको नुकसानात हैं। ओके, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से लोगों को समझाया है, बहुत सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। आजकल अक्सर आम बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली आपने उनको बहुत आसान लफ्ज़ों में अपनी चीज़ें समझाई हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंसिफ टीवी की लगातार यही कोशिश रहती है कि आपकी जो है चीज़ों को कवर करें और कोशिश करें कि हर टॉपिक पे आपके लिए एक स्पेशलिस्ट को हम लेकर आएँ, ताकि किसी ना किसी तरीके से आपके जो लाइफ स्टाइल की चीज़ें हैं, खाने पीने में लापरवाही है, पॉल्यूशन की वजह हो रही है, तो आप उन सारी चीज़ों से आराम से इस मामले को समझ सकें। डॉक्टर्स हमारे जो आ रहे हैं वो लगातार आपको चीज़ों पे देख रहे हैं, आपके लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, और यही सारी चीज़ें हैं कि आपको इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो डॉक्टर अताउल्लाह साहिब थे हमारे साथ में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।